Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the subject of fundamentals of organic chemistry. We are studying aromatic hydrocarbons, and in the last lecture we studied about the aromatic hydrocarbons nomenclature. Before this, we have already studied the unusual stability of benzene and what are aromatic hydrocarbons according to the Huckel rule, etc. So now we move on to the reactions of aromatic hydrocarbons. In aromatic hydrocarbons, there are different kinds of reactions. The most important one is the electrophilic aromatic substitution reaction, and there are also addition reactions that happen in the aromatic hydrocarbons. So you can say that electrophilic aromatic substitution is the most important reaction type exhibited by benzene and its derivatives, and we'll discuss it in the coming lectures inshallah. So सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं. But after all, there are other reactions like addition reactions. They also happen to benzene ring, and they take place in the presence of special catalysts or harsh conditions due to the stability of the benzene ring. तो चूँकि benzene ring एक बड़ी stable ring है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो एडिशन रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होते, अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं. एडिशन का मतलब है कि बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन हो जाए, मतलब उसके डबल बॉन्ड्स जो हैं वो तीनों अल्टरनेट, उनमें से कोई एक या ज़्यादा ख़त्म हो जाएं और बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो लूज़ हो जाए. सो ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहेंगे जो बेंजीन के रिंग के अंदर एडिशन कर देंगे. तो ये रिएक्शंस अनकॉमन हैं. ये रिएक्शंस जो हैं वो इतने आसानी से नहीं होते. इनको करने के लिए आपको स्पेशल कैटलिस्ट्स या स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं दे आर मोर कॉमन रिएक्शंस, और वो रिलेटिवली इजीली और माइल्ड कंडीशंस के साथ हो जाते हैं. सो अभी हम इस लेक्चर के अंदर बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस देखेंगे, और उसमें सबसे पहले आ जाता है रिडक्शन ऑफ एरीन्स, बेंजीन रिंग की रिडक्शन. So the first one is catalytic hydrogenation of benzene. That means the reduction of benzene in the presence of metal catalysts. So hydrogenation of benzene and other arenes is more difficult than hydrogenation of alkenes and alkynes. ये बात तो आपने याद रखनी है कि जिस तरह पहले भी हमने एग्जांपल्स देखी जहाँ पे एल्कीन्स जो रिएक्शंस देते हैं वो बेंजीन रिंग वो रिएक्शन नहीं देती. तो इट मीन्स के बेंजीन रिंग ज़्यादा स्टेबल है. तो ये चीज़ आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है जहन में कि जो हाइड्रोजनेशन है एल्कीन्स या अल्काइंस की वो रिलेटिवली इजी है. मतलब इतनी इजी है कि इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर आप उसमें डबल बॉन्ड में एडिशन कर सकते हैं. इसी तरह उसकी हाइड्रोजनेशन भी बहुत इजी है. लेकिन जो बेंजीन रिंग है इसकी हाइड्रोजनेशन उतनी इजी नहीं है. इसके बड़े अच्छे मेटल कैटलिस्ट आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन के लिए जो प्लाटिनम पैलेडियम मेटल कैटलिस्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. एल्कीन्स के अंदर भी और वैसे भी ये हाइड्रोजनेशन करने के काम आते हैं. तो टू ऑफ द मोर एक्टिव कैटलिस्ट्स आर रोडियम एंड प्लाटिनम, and it is possible to hydrogenate arenes in the presence of these catalysts at room temperature and modest pressure. अगर आप ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, अब ये बहुत एक्सपेंसिव कैटलिस्ट्स हैं. प्लाटिनम मेटल जो है दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव मेटल. तो ये कैटलिस्ट जो हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं जो कि इवन बेंजीन जैसा रिंग जो कि बहुत स्टेबल रिंग है उसको आपको रूम टेम्परेचर और एक मॉडेस्ट किस्म के प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजनेट करके दे देंगे. तो अगर आपको बेंजीन को करना हो हाइड्रोजनेट तो इट टेक्स 3 मोलर इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव साइक्लोहेक्सेन. मतलब बेंजीन के अंदर चूँकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं लिहाजा 3 मोलर इक्विवेलेंट लेगी हाइड्रोजन के, और अगर इस प्लाटिनम या रोडियम कैटलिस्ट मौजूद हो तो आपको
साइक्लोहेक्सेन मिलेगी। ये रिएक्शन देखें, बेंजीन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करें और हाइड्रोजन 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो, ये एक मॉडेस्ट प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और आप देखें टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स नियर टू द रूम टेम्परेचर। अगर आप प्लाटिनम मेटल यूज़ करते हैं तो इतनी माइल्ड कंडीशंस के अंदर बेंजीन के अंदर आपको हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और यू गेट साइक्लोहेक्सेन एंड दैट इज़ 100%। सो प्लाटिनम इज़ अ वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट फॉर hydrogenation of benzene ring. You may also go for the cheap metals like nickel catalyst, that is less expensive than both of the previously described metals, rhodium and platinum, लेकिन they are also less active। मतलब निकल कैटलिस्ट आपको चीप तो पड़ेगा लेकिन ये इसकी एक्टिविटी भी कम होगी, ये लेस एक्टिव है दैन प्लाटिनम एंड रोडियम। So if you hydrogenate arenes in the presence of nickel, that will require high temperatures and pressures। तो प्लेटिनम की मौजूदगी में आपने देखा कि आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर और 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड कर लिया बेंजीन रिंग के अंदर। लेकिन अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि एक चीप कैटलिस्ट है, तो उस सूरत में आपको हार्श कंडीशंस देनी पड़ेगी, इतनी आसानी से आप हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, अगर आप निकल इस्तेमाल करते हैं तो यू हैव टू यूज़ अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एंड विद दैट टेम्परेचर यू विल स्टिल नीड 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इतना हैवी प्रेशर आपको रिक्वायर्ड होगा प्लस इतना हाई टेम्परेचर, तब जाके बेंजीन रिंग के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो इस तरह आपने देखा कि चॉइस ऑफ राइट कैटलिस्ट कैन डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी अ लॉट। मतलब प्रॉपर कैटलिस्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत उससे इफ़ेक्ट होती है और बहुत कम हो सकती है। तो एक कैटलिस्ट आपने देखा उसकी मौजूदगी में जो रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे कैटलिस्ट की मौजूदगी में वही रिएक्शन उससे 10 टाइम्स हायर टेम्परेचर पे अकर कर रहा है। मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड और जो इसका प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 30 एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो इस तरह से जो राइट कैटलिस्ट है वो आपके रिएक्शंस को आसानी से और लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ उनको कंप्लीट करा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम बर्च रिडक्शन की तरफ। जो पहले हमने पढ़ा वो कैटालिटिक रिडक्शन थी, अभी जो बर्च रिडक्शन है इसमें भी मेटल्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये एक फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज़्म है। ये उस तरह का नॉर्मल सिंपल मैकेनिज़्म नहीं है, दैट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर बेंजीन कैसे रिड्यूस होती है ये हम देखते हैं। So the combination of a group 1 metal and liquid ammonia is a powerful reducing system capable of reducing alkynes to transalkenes। अगर आप कोई ग्रुप 1 की मेटल लाइक सोडियम, लिथियम ये इस्तेमाल करें और लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल करें तो ये बड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग सिस्टम है। ये आपने अल्कीन्स के केस में भी पढ़ा होगा कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया दे कैन रिड्यूस अल्काइंस के केस में दे कैन रिड्यूस द अल्काइंस टू ट्रांस अल्कीन्स। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल, अगर आप एक अल्कोहल भी ऐड कर दें इसमें, द सेम कॉम्बिनेशन रिड्यूसेस एरीन्स टू नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो यही कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रुप 1 की मेटल हो, लिक्विड अमोनिया हो प्लस अल्कोहल हो, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको जो बेंजीन रिंग है उसको रिड्यूस कर देता है टू द नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब ये देखें कि ये कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है, मतलब एक डबल बॉन्ड के बाद एक छोड़ के नेक्स्ट डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि 2 पोजीशंस छोड़ के तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है। तो इस तरह से आप बेंजीन को सिलेक्टिवली इस तरह की नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें मेटल कैटलिस्ट, वो वाला नोबल मेटल कैटलिस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं लाइक प्लाटिनम, रोडियम, तो यू कैन नॉट स्टॉप दिस रिएक्शन। ये एक डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होगा, उसमें सारे के सारे हो जाएंगे एंड यू विल एंड अप विद साइक्लोहेक्सीन।
लेकिन अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इस तरह का स्ट्रक्चर देना, तो देन यू वुड ऑप्ट फॉर बर्च रिडक्शन। इसके अंदर आपको सिलेक्टिवली नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन मिलती हैं और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं मिलते। तो इस तरह से अगर आप सोडियम और मेथनॉल या एथनॉल को लिक्विड अमोनिया में ट्रीट करें बेंजीन के साथ, तो यू गेट 1,4-cyclohexadiene and you can see that you have 80% yield of this reaction. So this is a very important reaction which can give you good yields of the product. इनको जो नाम दिया गया बर्च रिडक्शंस, that was after the Australian chemist Arthur J. Birch, who demonstrated their usefulness beginning in the 1940s. So this is a very old discovered reaction. जो आर्थर जे बर्च था उसने 1940s के अंदर ये रिएक्शन डिस्कवर किया और उसने बताया कि ये जो रिएक्शन है बड़ा यूज़फुल है और आप इस तरह के प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आप नहीं कर सकते। मेटल कैटलिस्ट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम, रोडियम वगैरह, तो आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, सिलेक्टिवली एक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। सो द मैकेनिज्म बाय विच बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स। तो जो मैकेनिज्म है इसका, उसमें एक सीक्वेंस में 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे स्टेप में आपके पास प्रोडक्ट बनती है। तो इनके अंदर जो स्टेप 1 और 3 हैं, दे आर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम द मेटल, यानी कि जो ग्रुप 1 मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड स्टेप 2 एंड 4 आर प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम द अल्कोहल। जो पहला और तीसरा स्टेप होगा, इसके अंदर जो आपकी ग्रुप 1 मेटल है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो जो दूसरा और चौथा स्टेप होगा, इसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा अल्कोहल से बेंजीन रिंग की तरफ। मतलब बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब, तो वो अल्कोहल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। The Birch reductions not only provide a method to prepare dienes from arenes which cannot be accomplished by catalytic hydrogenation, but also gives a non-conjugated diene system rather than the more stable conjugated one. यहाँ पे आपने देखा जो रिएक्शन था कि बर्च रिडक्शन का ये फ़ायदा कि एक तो ये मेटल कैटलिस्ट की तरह मतलब आपको डाइन देती है, जबकि मेटल कैटलिस्ट डाइन नहीं दे सकते जो प्लैटिनम वगैरह हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि ये इस तरह की प्रोडक्ट दे रही है जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये लेस स्टेबल है दैन दी कॉन्जुगेटेड वन। अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर वाला यहाँ पे होता तो ये ज़्यादा स्टेबल होती, तो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट तो आसानी से बन जाती है। लेस स्टेबल को बनाना हो तो वो आपके लिए आसान काम नहीं होता, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो बर्च रिडक्शन डज़ दैट वेरी ब्यूटीफुली एंड ईजीली। सो ये इसका दूसरा एडवांटेज है कि अगर आपने इस तरह के प्रोडक्ट बनाने हों जो कि लेस स्टेबल हों और वो उन्हीं को ज़्यादा बनाना हो आपने, तो आप इस तरह के रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बर्च रिडक्शन ये काम करती है कि ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट को ज़्यादा यील्ड में आपको प्रिपेयर करके देती है। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया। सो नाउ दिस इज़ दी ओवरऑल रिएक्शन। इसमें आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा, बेंजीन रिंग है, सोडियम मेटल और मेथनॉल। अगर आप ये रिएक्टेंट्स इनको इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास 1,4-cyclohexadiene प्रिपेयर होगी एंड सोडियम मिथऑक्साइड। सो यू विल हैव टू यूज़ 2 moles of sodium and 2 moles of methanol with 1 mole of benzene, and you will get 1 mole of 1,4-cyclohexadiene and 2 moles of sodium methoxide as a byproduct. तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। अभी हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म के अंदर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द एरोमेटिक रिंग, and the product would be an anion radical.
अब यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग को ट्रांसफ़र करती है और नतीजे में आपके पास एक एनाइन रेडिकल बनता है और सोडियम जो है वो डेफिनेटली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। तो सोडियम पॉजिटिव जो है ये इस नेगेटिव रिंग के साथ अटैच रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अगर आप इस स्टेप को ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है सोडियम से उसकी तरफ, मतलब ये एरोमेटिक रिंग को अगर आप देखें तो सिंपल एरोज़ की मदद से इस चीज़ को ड्रॉ करना इजी नहीं है। दिस इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे होते हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम जब लिक्विड अमोनिया के अंदर आप यूज़ करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगी, सोडियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन दे देगी। अब ये सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, सॉल्वेटेड बाय अमोनिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब फ्री रेडिकली रिएक्ट करेगा बेंजीन के। ये देखें ये जो डबल बॉन्ड है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड है ना, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अब क्लीव करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव वाला इधर, तो ये दोनों इस कार्बन के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। ये यानी कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक होमोलिटिकली होगा। ये जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं अब ये एक ही एटम के पास नहीं जाएंगे जिसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, बल्कि ये होमोलिटिकली डिवाइड होंगे, यानी कि इक्वली डिवाइड होंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो जो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, तो इस कार्बन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर आया है, इसी तरह ये वाला डबल बॉन्ड भी क्लीव करेगा, होमोलिटिकली करेगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे। जो इधर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि ये देखें आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया था इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन एज अ रेडिकल यहाँ पे मौजूद होगा और इस तरह की आपके पास पहले स्टेप के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि बेंजीन रेडिकल एनाइन है। इसके पास 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक शो की गई है। तो अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना ये पहले स्टेप में बन गया। ये था ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप 1 मेटल to the benzene pi electron system, and that all happens through free radical mechanism। और इसमें देखें कि एक पाई बॉन्ड बना है जबकि 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड यू हैव गॉट 1 न्यू पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड नया बना, 2 ब्रेक हुए, तो इस वजह से आपके पास प्रोडक्ट के अंदर एक पाई बॉन्ड कम नज़र आ रहा है आपको। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है? दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था ना, दूसरा और जो चौथा स्टेप है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्कोहल टू द बेंजीन रेडिकल एनाइन। ये जो बेंजीन एनाइन रेडिकल बना है, अब इस पे यहाँ पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन वेरी बेसिक करेक्टर का हामिल हो गया है। तो नाउ दिस कार्बन कैन ईजीली एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्कोहल लिविंग बिहाइंड द एल्कोक्साइड आयन। तो अल्कोहल में से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो जो पीछे स्पीशी बच जाती है उसको एल्क ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो ये जो बेंजीन रेडिकल, अब इसने ये प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये प्रोटॉन देखें यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गया। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था ये ख़त्म हो गया, चूँकि H पॉजिटिव के तौर पे उसने H को लिया है, तो यहाँ पे आपके दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गए। अब बाकी आपके पास क्या बचा? एल्क ऑक्साइड आयन बच गया, यानी कि मेथनॉल के केस में मिथ ऑक्साइड आयन बचेगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि एक रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये था दूसरा स्टेप, ट्रांसफ़र ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्कोहल टू द बेंजीन रिंग।
तीसरा स्टेप अगेन पहले स्टेप की तरह है। जिस तरह पहला स्टेप में हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 1 मेटल टू दी बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसी तरह अब इस स्टेप के अंदर भी सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगी इस वाले रेडिकल कार्बन को। तो ये दूसरी बार ये अब साइक्लोहेक्साडाइइनाइल एनाइन बनेगा। ये साइक्लोहेक्साडाइन बन गई है ना, तो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा दूसरा जो इलेक्ट्रॉन सोडियम से इधर आया उसकी वजह से, तो साइक्लोहेक्साडाइइनाइल एनाइन बन गया। अब ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहले हमने एक स्टेप पढ़ा, ये वाला जो एनाइन बना है ये भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा और अल्कोहल से एक अदद प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसको अगर आप देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इसने अल्कोहल से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्टेंट एल्कोक्साइड आयन था और आपके पास 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बन गई। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है, जो बर्च रिडक्शन है, इसमें आप ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स को इस्तेमाल करके एक फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि लेस स्टेबल है। तो ये एक चीज़ याद रखें कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो दे आर नॉट वेरी इजी रिएक्शन, दे आर नॉट वेरी इजी टू कंट्रोल। वंस दे स्टार्ट दे आर वेरी फास्ट एंड रैपिड रिएक्शंस, और उसमें साइड प्रोडक्ट्स भी बहुत सी तरह के बन सकते हैं। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस को स्टॉप करना या कंट्रोल करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। लेकिन एक एडवांटेज है कि अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स बनानी हो जो कि नॉर्मल रिएक्शन से पॉसिबल ना हो या लेस स्टेबल हो, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस दे कैन अचीव दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन रिलेटिवली इजी वे। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन की मदद से आप ऐसी प्रोडक्ट्स भी आसानी से बना सकते हैं। So this was about the mechanism of Birch reduction. अब अगर आप बेंजीन की जगह अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स लेते हैं तो उसके नतीजे में बर्च रिडक्शन से आपके पास क्या प्रोडक्ट आती है। इफ़ यू यूज़ अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स दे गिव 1,4 cyclohexadienes in which the alkyl group is a substituent on the double bond. अब इस केस में ऐसी आपके पास जो डाइईन बनेगी जिसमें ये अल्काइल ग्रुप ये उस एक डबल बॉन्ड के ऊपर एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो। इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बनेगी जिसमें ये अल्काइल ग्रुप एक सैचुरेटेड कार्बन पे आ जाए और डबल बॉन्ड से साइड पे चले जाएं। तो ये ख़ास बात है कि डबल बॉन्ड जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि इस डबल बॉन्ड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी तो इस तरह की प्रोडक्ट आपके पास आएगी, इस तरह की प्रोडक्ट प्रेफर नहीं होगी। तो ये ख़ास बात है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स के केस में। अगर आप बर्च रिडक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये बात याद रखनी है आपने कि जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट आपके पास प्रेफरेंशियली बन जाएगी उस दूसरी प्रोडक्ट की निस्बत। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इज़ एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीनाइल बेंजीन्स। एल्कीनाइल बेंजीन्स कौन सी होंगी? जो बेंजीन के ऊपर कोई एल्कीन ग्रुप या एल्कीन मोइटी मौजूद हो उसको एल्कीनाइल बेंजीन कहेंगे। Hydrogenation of the side chain double bond of an alkenyl benzene is much easier than hydrogenation of the aromatic ring and can be achieved with high selectivity, leaving the ring unaffected. इसमें क्या बात है कि जो आपको पता है कि एल्कीन्स है उनकी रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन दैट इज़ मच मोर इजी दैन दी बेंजीन रिंग। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एल्कीन ग्रुप मौजूद हो जैसा कि इस केस में है, ये एक एल्कीनाइल बेंजीन है, तो अब अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको सेलेक्टिवली एल्कीन रिड्यूस हो जाएगी, बेंजीन रिंग रिड्यूस नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप इस तरह अगर मेटल कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हों लेकिन आप चाहते हैं कि बेंजीन रिंग इफेक्ट ना हो, तो अगर उसके ऊपर एल्कीन ग्रुप मौजूद है तो आप इस तरह के केस में ये कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं जिसके नतीजे में आपके पास
एल्कीन सेलेक्टिवली रिड्यूस होगी, बेंजीन रिंग को रिड्यूस नहीं होने देगी। तो बेंजीन रिंग इसमें आपके पास इंटैक्ट रहेगा, ये बच जाएगा रिडक्शन से, और एल्कीन जो थी वो रिड्यूस होके उसने एक सैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। तो इस तरह से जो एल्कीनाइल बेंजीन्स हैं, अगर आप उनकी कैटालिटिक रिडक्शन करें तो आपके पास सिलेक्टिव रिडक्शन होती है एल्कीन्स की। The double bond in the alkenyl side chain, like this one, undergoes addition reactions that are typical of alkenes when treated with electrophilic reagents. तो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर बेंजीन के साथ जो लगा हुआ है, इसको आप उनके साथ ट्रीट करें हैलोजेंस के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के साथ, तो इसके ऊपर एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं उसी तरह से जिस तरह एल्कीन्स के ऊपर एडिशन रिएक्शन होते हैं। अगर आप कोई एल्कीन लेके उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करें तो ब्रोमीन वाटर डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे ऐड हो जाता है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल यानी के। तो इसी तरह से आप देखें कि स्टायरीन अगर हम लें जिसमें बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है, तो ब्रोमीन रेडिली एड्स टू दैट एल्कीन मोइटी इन दिस ग्रुप। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डबल बॉन्ड पे ऐड भी हो सकते हैं। The regioselectivity of electrophilic addition is governed by the ability of an aromatic ring to stabilize an adjacent carbocation. अब ये reactions regioselective हैं जो electrophilic addition है alkenes के ऊपर, और इसमें important क्या चीज़ है कि जो कार्बोकैटाइन बनता है वो कितना स्टेबल बनता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका रिएक्शन देखें, इंडीन में अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो इस जगह पे ऐड हो रही है और क्लोरीन इस जगह पे ऐड हो रही है। ये वाला प्रोडक्ट आपके पास 75 से 84% बन रहा है 1 क्लोरो इंडीन, और ये रीजियो सेलेक्टिवली बन रहा है, मतलब ये रीजन जो है ये सेलेक्ट हो रहा है क्लोरीन से कि वो इधर ही आए, इधर नहीं आ रहा। ऐसी बात क्यों है? तो उसमें आप देखें इसकी वजह क्या है, क्योंकि प्रोटोनेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स इन द डायरेक्शन दैट गिव्स अ कार्बोकैटाइन दैट इज़ बोथ सेकेंडरी एंड बेंजिलिक। जो प्रोटोनेशन होगी डबल बॉन्ड की, वहाँ पे ऐसा कार्बोकैटाइन बनेगा जो कि सेकेंडरी भी हो। आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी की निस्बत, और दूसरी चीज़ वो बेंजिलिक भी हो। आप यहाँ पे देखें, अगर तो हाइड्रोजन को आप इधर ऐड करते हैं इस पोजीशन के ऊपर, ये वाला जो कार्बन है, तो ये अगर हाइड्रोजन लेता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया ये वाला, और दूसरा इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया चूँकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जो कार्बोकैटाइन है ये देखें, एक तो सेकेंडरी है, इस कार्बन के साथ मज़ीद 2 कार्बन अटैच्ड हैं, इट मीन्स कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। और दूसरी चीज़ कि ये बेंजिलिक भी है। आप देखें बेंजील के बिल्कुल साथ लगा हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आके इसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये वाला कार्बोकैटाइन दैट वुड बी स्टेबलाइज्ड एंड दैट विल एक्चुअली लीड टू द ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने देखी थी अभी पिछली स्लाइड के ऊपर, वो इस कार्बोकैटाइन की वजह से बनती है। दूसरे केस में नहीं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो भी देखते हैं। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन को देखें कि ये प्रोटॉन अगर इधर ऐड हो यहाँ ना हो, तो रिजल्टेंट आपके पास जो कार्बोकैटाइन बनेगा, ये कार्बोकैटाइन अब सेकेंडरी तो है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है डेफिनेटली, ये इस कार्बन के साथ एक कार्बन इधर लगा है कि ये सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, लेकिन ये बेंजिलिक नहीं है। अब मतलब इसकी स्टेबिलिटी उस पहले वाले से कम है। जब इसकी स्टेबिलिटी कम है तो ये डेफिनेटली स्लोअर बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है वो फास्टर बनेगा। So this carbocation does not receive the extra increment of stabilization that is its benzylic isomer does and so is formed more slowly। ठीक हो गया? ये वही बात है जो भी आपको मैंने बताई है कि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये बेंजिलिक नहीं है। जो बेंजिलिक था उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी थी और वो ज़्यादा तेज़ी से बनेगा। So the orientation of addition is controlled by the rate of carbocation formation. The more stable benzylic carbocation is formed faster and is the one that determines the reaction product. लिहाजा आपके पास ये जो प्रोडक्ट आई थी ये इसी वजह से आई थी कि जो ज़्यादा
स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा फास्टर बनेगा और वही डिटरमिन करेगा कि प्रोडक्ट कौन सी बनती है। तो ये थे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्किनाइल बेंजीन्स एंड नाउ आई हैव एंड one or two assignments for you. So you have to solve these questions. They are related to the lecture we just had. First question is, a single organic product was isolated after Birch reduction of paraxylene. पैराजाइलिन एक कंपाउंड है, अगर आप उसकी बर्च रिडक्शन करें तो आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आती है। सजेस्ट अ रीज़नेबल स्ट्रक्चर फॉर दिस सब्सटेंस। जो प्रोडक्ट आती है आपको उसका रीज़नेबल एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो पैराजाइलिन वो बेंजीन के ऊपर एक CH3 और दूसरा उसके पैरा पोजीशन पे CH3 हो तो उसको पैराजाइलिन कहते हैं। तो आपने इसकी बर्च रिडक्शन करके देखनी है कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आती है। दूसरा आपके पास ये प्रॉब्लम है, ये बोथ 1,2 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन and 1,4 डाइहाइड्रोनेफ्थलीन may be selectively hydrogenated to 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों से ये आप 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन हासिल कर सकते हैं। एंड वन ऑफ दीज आइसोमर्स हैज़ अ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 101 किलो जूल पर मोल। इनमें से इन दोनों आइसोमर्स में से जो भी रिएक्टेंट हैं, एक की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 24.1 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि दूसरी की 27.1 किलो कैलोरी पर मोल है। आपने ये देखना है कि इसकी 24 है या 27 है और इसकी क्या है। इन दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, ये आपने गैस करना है इस रिएक्शन की बेस पे कि दोनों में से कौन सी इजीली रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगी। सो दैट वाज ऑल। आप लोग ये असाइनमेंट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको आसानी से आ जाएगा। दीज वर द रेफरेंसेस कंसिडर्ड इन दिस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।